गुड इवनिंग। आज हम सिविक्स में पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो किस्से हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से एक किस्सा मैंने आपको चिले में लोकतंत्र पढ़ाया था। आज हम पढ़ रहे हैं पोलैंड में लोकतंत्र। ये दूसरा किस्सा है। ये किस्सा है, ये कहानी है सन 1980 के। दुनिया में 7 महादेश, बार बार रिपीट करता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो एक यूरोप महादेश भी हुआ। उसी यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश पोलैंड। इस पोलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो 1980 की घटना है। पोलैंड में जारुजेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार थी और जारुजेल्स्की पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के थे। यानी कि पोलैंड में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की सरकार थी और इस सरकार के मुखिया यानी क्योंकि पोलैंड के राष्ट्रपति जारुजेल्स्की साहब थे। ये जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, यह एक साम्यवादी पार्टी थी। यूरोप के अधिकांश देशों में साम्यवादी पार्टियों का वर्चस्व था, साम्यवादी पार्टियों की सरकार थी। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको कि हिंदी में सोवियत संघ रूस कहते हैं, वो इतना बड़ा देश था यूएसएसआर कि उसका कुछ हिस्सा अपना एशिया महादेश में और कुछ हिस्सा यूरोप महादेश में पड़ता था। और एशिया और यूरोप मिलकर के शब्द बनता था यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो वो यूरेशिया का हिस्सा हो गया था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत संघ रूस। वहां भी साम्यवादी पार्टी की ही सरकार थी। तो यूरोप के अधिकांश देशों में साम्यवादी पार्टियों की ही सरकारें थी। पोलैंड में भी एक साम्यवादी पार्टी की ही सरकार थी और पोलैंड के उस साम्यवादी पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। एक खासियत यह थी कि जिन देशों में साम्यवादी दलों का शासन था, जिन जिन देशों में, यूरोप के जिन जिन देशों में साम्यवादी पार्टी की सरकारें थीं, साम्यवादी दलों का शासन था, उनमें से किसी भी देश में अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यानी कि राजनीति में भाग सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी पार्टियां ही ले सकती थी। उनके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। उन पर प्रतिबंध था। और इन देशों में शासन या पदाधिकारियों का जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता था। ध्यान दें, चुनाव नहीं होता था। जनता ना तो सरकार को चुनती थी, ना नेताओं को चुनती थी, ना अधिकारियों को चुनती थी। सरकार को तो चुनने के लिए जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। सरकार के मुखिया को चुनने के लिए जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। सरकार के अधिकारियों को चुनने के लिए जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। सरकार में शामिल नेताओं को चुनने के लिए जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। और नेताओं, पार्टी या पदाधिकारियों या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेज दिया जाता था। यानी कि
अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कैसा भी कर रही है, उसके खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार जनता के पास नहीं था। यानी कि जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। ना तो जनता नेताओं के खिलाफ बोल सकती थी, ना पार्टी के खिलाफ, ना पदाधिकारियों के खिलाफ, ना सरकार के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकती थी। जो भी अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा था उसको चुपचाप सहन करना, बर्दाश्त करना जनता की मजबूरी थी। अगर किसी ने साहस किया, हिम्मत किया कि वो किसी नेता के खिलाफ कुछ बोले, पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दे, या पदाधिकारियों के खिलाफ या सरकार के किसी गतिविधि के खिलाफ आवाज उठा दे, तो उसकी एक ही सजा थी, उस व्यक्ति को सीधा जेल में ठूस दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, जहां उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया जाता था। और पोलैंड की सरकार को उसी यूएसएसआर की सरकार का भी समर्थन था। यहां भी वही साम्यवादी पार्टी की सरकार थी। और जब यूएसएसआर बना तब से लेकर के, और जब तक यूएसएसआर बना रहा, एक बार फिर से दोहराऊं, जब 1917 की क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का जब गठन हुआ, यूएसएसआर में शासन प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर के और सन 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, दुनिया से यूएसएसआर का सोवियत संघ रूस का नामो निशान मिटा, तब तक वहां पर साम्यवादी दल का ही शासन रहा। तो साम्यवादी सोवियत संघ रूस का पूरा समर्थन पोलैंड की इस सरकार को था। और सिर्फ समर्थन ही नहीं था, बल्कि सोवियत संघ रूस की सरकार एक तरीके से पोलैंड की सरकार को, शासन प्रणाली को नियंत्रित भी करती थी। उस देश में, पोलैंड में सारे कारखाने और संपत्तियां जो थी वो सरकारी थी, निजी नहीं थी। और यही हाल कमोबेश हर साम्यवादी देश में होता है। जनता को किसी भी हड़ताल या धरना या प्रदर्शन या जुलूस की इजाजत नहीं थी। जनता ना तो हड़ताल कर सकती थी, ना धरना प्रदर्शन कर सकती थी, ना जुलूस निकाल सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसका कोई अधिकार नहीं था। और बिना अधिकार के ऐसा करना कानूनन जुर्म था। और अगर किसी ने ऐसा किया तो जेल भी हो सकती थी, या हो सकता है कि सजाए मौत भी होती। किसी को भी किसी तरह की कोई संघ बनाने की, गठबंधन बनाने की अनुमति नहीं थी। ना कोई मजदूर संघ बना सकता था, ना शिक्षक संघ बना सकता था, ना कोई और संघ। जैसे हमारे देश में तरह तरह के हर वर्ग के लोगों का अपना अपना एक अलग संगठन या संघ है, उस तरह से यहाँ पर किसी को भी किसी भी तरह की संघ बनाने की भी अनुमति नहीं थी। बनाने का अर्थ है बहुत बड़ी सजा। प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था, यानी कि प्रेस को आजादी नहीं थी। प्रेस सरकार के खिलाफ, सरकार के अधिकारियों पदाधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकती थी, नहीं बोल सकती थी। प्रेस को भी आजादी नहीं थी। प्रेस पर पूरा का पूरा अंकुश सरकार का था, यानी कि प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था। अभिव्यक्ति की आजादी किसी के भी पास नहीं थी। इस तरह की परिस्थितियां थी उस पोलैंड में, जिस पोलैंड में साम्यवादी पार्टी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की सरकार थी और सरकार के मुखिया थे, यानी कि पोलैंड के राष्ट्रपति थे जारुजेल्स्की। उन्हीं की सरकार में ये घटना घटी। क्या हुआ कि अभी अभी मैंने बताया कि वहां के सारे जो कारखाने थे वो सरकारी ही थे। तो एक कारखाना था लेनिन जहाज कारखाना, लेनिन जहाज कारखाना, जो कि पोलैंड के गडांस्क शहर में था। पोलैंड के गडांस्क
शहर में था लेनिन जहाज कारखाना, जो कि एक सरकारी कारखाना था। मैंने पहले ही बताया कि वहां के सारे जो कारखाने थे, संपत्तियां थी, वो सरकारी थी, तो यह भी सरकारी था। इस कारखाने में लेक वालेशाह नाम का एक इलेक्ट्रीशियन काम करता था। लेक वालेशाह नाम का एक इलेक्ट्रीशियन काम करता था। कुछ झूठा आरोप लगा करके, गलत आरोप लगा करके इस बेचारे इलेक्ट्रीशियन को नौकरी से निकाल दिया गया। लेक वालेशाह को नौकरी से निकाल दिया गया। यह बात लेक वालेशाह को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस सरकार में बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। आपने देखा कि किसी भी चीज की कोई इजाजत नहीं थी, कोई अधिकार भी नहीं था जनता के पास। बेचारा निकाला गया नौकरी से। कुछ समय बाद उसी लेनिन जहाज कारखाने से एक महिला क्रेन चालक को भी झूठा और गलत आरोप लगा करके गलत तरीके से उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया। जब इस महिला क्रेन चालक को नौकरी से निकाला गया तो उसमें अब काम करने वाले सभी मजदूरों को बुरा लगा और उनको लगा कि अगर हम चुप रहे तो ऐसे ही सरकार एक एक करके सबको बाहर कर देगी, सबको नौकरी से निकाल देगी। कोई ना कोई झूठा बहाना बनाकर, झूठा आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर, गलत तरीके से बारी बारी से तो सबको निकाल दे। एक को निकाला, लेक वालेशाह को निकाला, हम चुप रहे। इस महिला क्रेन चालक को निकाला, हम चुप रहे। फिर किसी तीसरे को सरकार नौकरी से निकालेगी, हम चुप रहेंगे। फिर चौथे को, और इस तरह से करके सबको निकालेगी और अपने समर्थन वाले लोगों को ही इस कारखाने में ला करके भर देगी। तो फिर हम कहां जाएंगे? हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसका अर्थ है कि अब हमको इसका विरोध करना ही पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहते हैं तब भी हमारी नौकरी और हमारा जीवन खतरे में है, और हम बोलते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब भी खतरे में ही है। पर एक गुंजाइश हो सकता है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने से आज नहीं तो कल या कुछ साल बाद कुछ सकारात्मक परिणाम निकले, कुछ ऐसा फल मिले जो हमारे लिए सुखद हो। लेकिन अगर चुप बैठ गए तो सब कुछ दुखद दुखद ही होगा। तो उन्होंने बेहतर समझा इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और वही उन्होंने एकजुट होकर के 14 अगस्त 1980 को हड़ताल कर दिया। लेनिन जहाज कारखाने के सारे मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जब इस हड़ताल की खबर लेक वालेशाह को मिली तो वो तो पहले से बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसको भी गलत तरीके से झूठा आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर नौकरी से निकाला गया था, और वो भी इसी लेनिन जहाज कारखाने से ही निकाला गया था। तो उसको मिली, जब खबर मिली तो उसको भी अच्छा लगा और वो इसमें शामिल होना चाहा। सो उसने क्या किया, इस कारखाने के बाउंड्री वाल को ताप करके अंदर घुस आया और मजदूरों की हड़ताल में वह भी शामिल हो गया। बहुत जल्दी ही लेक वालेशाह उस मजदूर संघ का, मजदूरों का जो हड़ताल चल रहा था, उसका नेता बन गया, और पूरी की पूरी हड़ताल अब उस इलेक्ट्रीशियन लेक वालेशाह के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गई, उसकी ताकत बहुत अधिक बढ़ गई, और हड़ताल में मजदूरों ने सरकार से कुछ मांगे रखे। उनकी पहली मांग थी कि उनको स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की इजाजत दी जाए। दूसरी मांग थी कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, पोलैंड के जेलों में कैद हैं, उन सबको रिहा किया जाए। और तीसरी मांग थी कि प्रेस को आजादी दी जाए, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। यह मांग उन्होंने रखी और काफी लंबे तक समय तक यह हड़ताल चलती रही, मांगे चलती रही। पूरा का पूरा जो गडांस्क शहर था इस हड़ताल के प्रभाव में आ गया था। ऐसे हालत को कंट्रोल करना जारुजेल्स्की के सरकार के लिए टेढ़ी खीर बन गई। फिर आखिरकार जारुजेल्स्की की सरकार को झुकना पड़ा, उनको हार माननी पड़ी, और इन मजदूरों के साथ 21 सूत्री करार करना पड़ा। यानी कि मजदूरों, जिनका नेता लेक वालेशाह था,
इलेक्ट्रीशियन, उस लेक वाले शाह और सरकार जारूजेल्स्की के सरकार के बीच में 21 सूत्री करार हुआ, समझौता हुआ। उसमें 21 सूत्री यानी कि कुल 21 मांगे, 21 डिमांड्स लेक वाले शाह ने सरकार के सामने रखी और सरकार ने उन सभी को स्वीकार किया, सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया। और उसी 21 सूत्री के मांग को पूरा करने के वादे के क्रम में पहला जो काम हुआ वो ये हुआ कि मजदूरों को अपना स्वतंत्र संघ बनाने की इजाजत मिली। और उसी इजाजत के तहत मजदूरों ने मिलकर के, पोलैंड के मजदूरों ने मिलकर के एक मजदूर संघ बनाया, जिसका कि पोलैंड की भाषा में नाम था सोलिडरनोस्क, सोलिडरनोस्क, और अंग्रेजी में उसको सोलिडेरिटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे पोलैंड में मजदूरों का एक संघ जन्म लिया, सोलिडेरिटी। ये मजदूर संघ अब अपने अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करने लगा। प्रेस को आजादी मिल गई, वो अपनी आजादी का सदुपयोग करने लगी। जनता अपने अभिव्यक्ति की आजादी का सदुपयोग करने लगी। और जब ये सब भी अपने अपने आजादी का सदुपयोग करने लगे तो जारूजेल्स्की के सरकार का जो भ्रष्टाचारी माहौल था उसका खुलासा होने लगा कि सरकार कितनी घटिया काम कर रही थी, कितने हद तक जाकर के भ्रष्टाचार कर रही थी और सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। ये सारी चीजें उजागर होने लगी और पोलैंड के एक एक व्यक्ति तक ये खबर पहुंचने लगी और दुनिया वालों को भी ये खबर पहुंचने लगी। इससे जारूजेल्स्की बौखला गया, उसकी सरकार बौखला गई और गुस्से में आकर, बौखलाहट में आकर के जारूजेल्स्की के सरकार ने दिसंबर 1981 में पूरे देश में यानी कि पूरे पोलैंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करने के बाद जो इस 21 सूत्री करार से पहले की जो स्थिति थी पोलैंड के अंदर, उसी पुरानी स्थिति को फिर से उसने बहाल कर दिया। यानी कि जनता से फिर से अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, जनता से किसी भी तरह के संघ बनाने की आजादी छीन ली गई, प्रेस पर फिर से सेंसरशिप लगा दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और फिर से वही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फिर जेल में डालना या मारना, ये सारी प्रक्रियाएं फिर से शुरू हो गई। जो पहले के हालात थे फिर से लागू हो गए और सोलिडेरिटी के बहुत सारे नेताओं को पकड़ पकड़ करके जेल में ठूस दिया गया, कईयों को मारा गया, कईयों को देश से निकलने के लिए मजबूर किया गया। ये सारी घटनाएं वहां पर अब होने लगी। अब एक बार फिर से उसी लेनिन जहाज कारखाने के मजदूर लेक वाले शाह के नेतृत्व में अब इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने शुरू हुए। उनके प्रयास में सफलता मिलने की शुरुआत हुई सन 1988 से, क्योंकि उस समय पोलैंड और यूरोप का माहौल कुछ बदला। कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली जिन परिस्थितियों का लाभ अब ये लोग उठा सकते थे। कौन सी परिस्थिति मिली उस समय कि पोलैंड को एक कमजोर सरकार मिली। इस बार जो पोलैंड में वहां की साम्यवादी पार्टी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की जो सरकार बनी वो एक कमजोर सरकार थी। जारूजेल्स्की के सरकार की तरह वो ताकतवर सरकार नहीं थी। दूसरी, इस समय यूएसएसआर में भी जो सरकार बनी, सोवियत संघ में भी जो सरकार बनी, वो सरकार पहले की सरकारों की तरह नहीं थी। यानी कि अब उस सरकार से मदद की उम्मीद नहीं थी। यानी कि वो सरकार से भी अब न के बराबर ही पोलैंड को मदद मिल रही थी, आर्थिक या सैनिक या राजनीतिक या किसी भी तरह की मदद। और पोलैंड की अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही थी। यानी कि पोलैंड के हालात उस वक्त बेहद नाजुक थे। तो इन हालातों ने सपोर्ट किया लेक वाले शाह को और लेनिन जहाज कारखाने के उन मजदूरों को जिन्होंने पहले हड़ताल शुरू किया था। और इसी हालात का फायदा उठाते हुए इन्होंने
एक बार फिर से अपने हड़ताली प्रक्रिया को शुरू किया और इस बार पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से, ज्यादा दम लगाकर, ज्यादा प्लानिंग के साथ, ज्यादा मजबूत योजनाएं बना करके इन्होंने काम करना शुरू किया और एक बार फिर से सरकार को मजबूर कर दिया झुकने के लिए। सरकार को फिर से हार माननी पड़ी और 1989 में फिर से सरकार के साथ समझौता हुआ। पर इस बार 21 सूत्री समझौता नहीं हुआ, कोई सूत्री समझौता नहीं हुआ। इस बार सीधा समझौता हुआ कि पोलैंड में चुनाव करवाए जाएं, यानी कि पोलैंड में लोकतंत्र की बहाली की जाए। स्वतंत्र चुनाव की मांग रखी गई। सरकार उस समय इस स्थिति में नहीं थी कि इस मांग को ठुकरा दे। सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया, स्वतंत्र चुनाव की मांग को, और सन 1990 में पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराए गए। अक्टूबर के महीने में यह चुनाव हुआ। वहां पर पूरे पोलैंड में सीनेट के लिए कुल 100 सीटें बनाई गई थी। 100 सीटों पर सोलिडेरिटी ने चुनाव लड़ा, लेक वालेशा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, साम्यवादी पार्टियों ने भी लड़ा और अन्य पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा, क्योंकि पहले तो अन्य पार्टियों को तो राजनीति में भाग लेने की इजाजत ही नहीं थी, लेकिन अब मिल गई थी तो सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। साम्यवादी पार्टी ये जो थी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसने भी चुनाव में भाग लिया और लेक वालेशा के नेतृत्व में ये जो मजदूर संघ बना था सोलिडेरिटी, इसने भी चुनाव लड़ा और उस चुनाव में सीनेट के 100 सीट में से 99 सीट, 100 सीट में से 99 सीटें इस सोलिडेरिटी ने जीता और फिर इसको सरकार बनाने का मौका मिला। लेक वालेशा के नेतृत्व में पोलैंड में अक्टूबर 1990 में सरकार बनी और लेक वालेशा पोलैंड का राष्ट्रपति बना। ये वो इलेक्ट्रीशियन था जिसको कि पोलैंड की सरकार ने ही लेनिन जहाज कारखाने से नौकरी से निकाल दिया था। वो इलेक्ट्रीशियन आज पोलैंड का राष्ट्रपति बना और फिर उसने पोलैंड में सब कुछ ठीक कर दिया जो एक लोकतांत्रिक सरकार में होने चाहिए। तो इस तरीके से पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र कायम हुआ और आज पोलैंड एक लोकतांत्रिक देश है और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। थैंक यू।